सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक मामले में लैंडमार्क जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदना लग्जरी या सट्टेबाजी का जरिया नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा है कि हाउसिंग आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। सभी को उचित आवास मिले, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने मुनाफा कमाने के लिए घर खरीदने वाले स्पेकुलेटिव बायर्स को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर कहा है। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में रिफॉर्म्स की सिफारिशें की हैं और इसके लिए 12 बिंदुओं का एक निर्देश भी दिया है। इसमें एनसीएलटी और रेरा में युद्ध स्तर पर सुधार करने, अटके प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से बॉडी बनाने और बिना कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में ग्राहक का पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखने के निर्देश दिए हैं। यानी कोर्ट ने रियल एस्टेट में एक बड़े रिफॉर्म की बात कही है और ये बात आ रही है देश के सुप्रीम कोर्ट से, यानी इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन देश में रेरा को लागू हुए एक अरसा हो चुका है, तो क्यों कोर्ट को वो सारी बातें कहनी पड़ रही है? क्यों वो कह रहे हैं कि रेरा में ही सुधार कीजिए, एनसीएलटी और एनसीएलटी में सुधार कीजिए? इसका मतलब हमारी जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं वो दिखने में तो बड़ी लगती है, हम उनकी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वो प्रभावी नहीं हैं। अभी भी लोगों को इस मामले में न्याय नहीं मिल रहा है और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात तो कह दी है कि जो इन्वेस्टर है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर, वो रियल एस्टेट के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। तो बड़ी टिप्पणियां हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विराग साहब, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं, हम थोड़ा सा एक आम सरल भाषा में अपने दर्शक के लिए आपसे समझना चाहेंगे कि किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये तल्ख टिप्पणियां दी हैं, अपनी राय रखी है। विपिन जी, एक इंसॉल्वेंसी का मैटर था, आईबीसी का मैटर था और उसमें देखा गया कि जो सटोरिये हैं वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस मैटर में निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य बिंदु से आगे जाते हुए जो जेन्युइन होम बायर्स हैं उनके और जो स्पेकुलेटिव होम बायर्स हैं, जो मुनाफाखोर लोग हैं, उनके फर्क को बढ़ाने की कोशिश की है। और उस फर्क को बताने में उन्होंने बोला है कि जो जेन्युइन होम बायर्स हैं उन्हें अपने घर खरीदने का, घर की सुरक्षा करने का और घर से जुड़े हुए कानूनी अधिकारों को हासिल करने का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के तहत उन्होंने फंडामेंटल राइट बोला है। लेकिन इस फैसले को ये इमोशनली और देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके 3 अगर हम पहलू देखेंगे तो चीजों को बदलना इतना आसान नहीं है। पहला कि जो हाउसिंग का मसला है संविधान में सीधे उसके कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर रेरा के कानून को पढ़ें तो कॉन्करेंट लिस्ट की 6, 7 और 46 एंट्री के अनुसार रेरा का गठन हुआ था, जिसमें रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान है। तो रेरा केंद्रीय कानून है, लेकिन इस फैसले के अनुसार सभी राज्यों में रेरा के समान नियम बनेंगे, ये एक बात है। दूसरी कि हाउसिंग जो होती है जमीन पे बनती है और लैंड का विषय जो है वो राज्य सरकारों के पास है। और तीसरा, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इस मामले के अमल करने से जुड़ी हुई बातें, अब इसमें कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री आएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री आएगी। तो इन सारे मिनिस्ट्रीज में किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन हो जिससे जेन्युइन होम बायर्स की रक्षा हो। और जब हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं तो फंडामेंटल राइट तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक पुरानी पिक्चर आई थी रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी का अधिकार तो राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत मिड डे मील और दूसरी योजनाएं चलती हैं। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। लेकिन राइट टू हाउसिंग का फंडामेंटल राइट ये एक इमोशनल एक बिंदु है, क्योंकि ये पीआईएल नहीं थी, इंसॉल्वेंसी से जुड़ा मैटर था। तो इसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में देखें तो राइट टू हाउसिंग फंडामेंटल राइट नहीं होने वाला है। उसके लिए संविधान पीठ का जब गठन हो और जब सरकारों के पास इतने रिसोर्सेज हों कि सभी व्यक्तियों को मकान दिला सकें, तभी राइट टू हाउसिंग को फंडामेंटल राइट माना जाएगा। जी विराग जी, ये आपने एक व्याख्या करके बताया कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। नाउ क्या हाउसिंग एक फंडामेंटल राइट है?
तो उन्होंने कहा कि नोशन में तो है, लेकिन अब जैसा विराग जी बता रहे कि अब उसके लिए तो एक संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। बट गुलाम साहब, जो ये कोर्ट की टिप्पणी है कि जो स्पेकुलेटिव बायर है वो रियल एस्टेट के लिए धीमा जहर है, ये बड़ी बात कही है रियल एस्टेट ने। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये जो मसला है, जो अमूमन हर साइकिल, रियल एस्टेट साइकिल जब तब्दील होता है, बहुत ज्यादा मार्केट में तेजी आ जाती है, जब रेड हॉट हो जाता है, दाम बढ़ जाते हैं, मकान तेजी से बिकने लगते हैं, तब निवेशकों की मिकदार, निवेशकों की तादाद बायर्स में बढ़ती चली जाती है। और एक वक्त आता है कि उसी कारण हम एक ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं कि अफोर्डेबिलिटी ब्रीच हो जाती है और जो जेन्युइन बायर्स हैं वो मकान नहीं खरीद पाते, और फिर उसके बाद फिर प्रॉपर्टी साइकिल दोबारा नीचे आना शुरू होता है। लेकिन जब वो नीचे आता रहता है, उस समय चूंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटीज बिगड़ जाती हैं, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं, कई सारी बिल्डिंगें फिर आधी बनी हुई या घोस्ट टाउन जैसी दिखाई देने लगती हैं। और इसी चीज पर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ये इसका सारा रीजन वो उस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो सटोरिये हैं, जो सट्टे के तौर पर रियल एस्टेट में दाखिल होते हैं, और उनका काम यही होता है कि ओवरनाइट पैसा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जबकि लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है कि रियल एस्टेट में जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है 5 से 6% सालाना की दर से ज्यादा होना मुश्किल है, और ये नॉर्मली आपके इन्फ्लेशन से कनेक्टेड होती है। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि साल 2 साल में मकानों की कीमतें दुगनी हो जाएंगी और वो सोच लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ना सिर्फ ये कि एक सट्टा खेल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ रियल एस्टेट के प्राइसेस को इस ऊंचाई तक ले जाते हैं कि जिसके बाद फिर हर चीज टूट पड़ती है, बिखर जाती है। तो यही चीज अगर कोर्ट इस पर टिप्पणी कर रहा है तो हम सबको दोबारा इस पर गौर करना आवश्य बनता है कि ये जो निवेशकों के द्वारा जो रियल एस्टेट को जो सुपर हॉट कर दिया जाता है वो किस हद तक दुरुस्त है और उसके ऊपर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, ये सोचना बहुत आवश्यक है। जी, तो विराग साहब, कोर्ट कह तो रहा है कि स्पेकुलेटिव बायर जो है वो गलत है या मीठे जहर के तौर पे काम करता है, गुलाम साहब ने भी उस बात की तस्दीक की, लेकिन क्या कानूनी तौर पर कोई जरिया है या कोई एक रेड लाइन है जिसको जो ये बताती हो कि ये बायर स्पेकुलेटिव बायर है और ये बायर जेन्युइन बायर है? नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल आपने विपिन जी सही बात बोली, ये बहुत ही, हाँ जी, विराग साहब से पूछा, मैं आता हूं आपके पास। सही बात बोली है विपिन जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और इसके लिए पूरे मामले की जड़ में जाने की जरूरत है। स्पेकुलेटिव बायर का मसला 2 वजहों से आया। पहला कि स्पेकुलेटिव बायर्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को वो छद्म तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जब बिल्डर और स्पेकुलेटिव बायर का नेक्सस बनता है, उसकी वजह से जेन्युइन बायर्स को जो नुकसान होता है उस पर कोर्ट की निगाह ज्यादा थी। तो पूरे मामले का जो लब्बो लबाब ये है कि धोखा और शोषण, इन दोनों चीजों से जो होम बायर्स को कैसे बचाया जाए। अब धोखा और शोषण रोकने के लिए रेरा की व्यवस्था है और जो आईबीसी की प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए एनसीएलटी की है। तो पहले नंबर पे कोर्ट ने बोला कि भाई इन जगहों पे जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए उन्होंने बोला 3 महीने में रिपोर्ट भी मांगी है। पर समस्या इस बात की है कि अगर किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हो जाए और बिल्डर धोखाधड़ी करे तो उसके पास ऑप्शन क्या होते हैं? वो ईओडब्ल्यू जाता है, वो पुलिस जाता है, रेरा के पास में कोई सुनवाई होती नहीं है, सिविल कोर्ट में जाता है, वहां फैसला होता नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, वहां पर उसको राहत मिलती नहीं है। तो एक आम आदमी जब फंस जाता है और बैंक उससे बोलते हैं कि तुम ईएमआई पेमेंट करो, अगर अदर नहीं करोगे तो तुम्हारा जब्त हो जाएगा, तो उस संकट की स्थिति में उसको राहत कैसे मिले? और ये फंडामेंटल राइट की जो एक सब्ज बाग एक लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ग्राहकों की समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि इसमें मुख्य बिंदु है बिल्डर और स्पेकुलेटर्स का नेक्सस का, और वो एक आपराधिक बिंदु है जिस आपराधिक बिंदु के लिए भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है। लेकिन उससे मनी लॉन्ड्रिंग या ईडी या पुलिस से बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो भी जाए, लेकिन ग्राहक को सुरक्षा नहीं मिलती है, और बिल्डर जब पैसे लेके चंपत हो जाता है तो ग्राहकों की सुरक्षा कैसे की जाए? और क्या शहरी लोगों के लिए सरकार अलग से फंड बनाएगी? क्या कस्बे के लोगों के लिए फंड नहीं होंगे? क्या ये फैसला सिर्फ एनसीआर के लिए ही रहेगा या पूरे देश में लागू होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलने की जरूरत है। ठीक है, तो गुलाम साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो मैंने अभी सर से भी पूछी, आप भी मुझे बताइएगा। पहली बात तो ये कि
अलग अलग मार्केट में, फॉर एग्जांपल दिल्ली का मार्केट, वहां तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। वो लोग तो शुरुआत में एक से दूसरा बायर, तीसरा बायर सब एक जो जिसे कच्चा एग्रीमेंट कहते हैं या पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं उसी पे करते रहते हैं। फाइनल एग्रीमेंट तो बहुत आखिरी में होता है, जिससे स्टेट को भी चपत लगती है और ये प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन मुंबई जैसे मार्केट है जहां पर चाहे वो स्पेकुलेटिव बायर हो या कोई जेन्युइन बायर हो, वहां पर वो एग्रीमेंट के थ्रू ही जाता है। लेकिन क्या कोई रेड लाइन है? आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर कोई आधे प्रोजेक्ट में निकल गया, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कानून है जो रोकता है कि आप प्रोजेक्ट पूरा हुए बिना अगर बीच में किसी और को बेच रहे हो तो आप स्पेकुलेटिव हो, और अगर आपने पोजीशन तक आप रुक रहे हो तो फिर आप एक जेन्युइन बायर हो। कैसे डिफरेंशिएट होगा वो? ये बहुत ही कठिन और विकट समस्या है कि किस तरह जेन्युइन और इन्वेस्टर्स को अलग अलग किया जाए। वैसे एक बात की तरफ आपकी तवज्जो जरूर आकर्षित करवाना चाहूंगा कि इन्वेस्टर भी एक सारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। इन्वेस्टर एक निवेशक है, हम और आप जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एक मकान खरीदें और उसको अपने निवेश का जरिया बनाएं। बस प्रॉब्लम उस समय आता है जब आप उसको एक सट्टे की तरह खेलने लगते हो, एक शॉर्ट टर्म में आप ओवरनाइट टर्न अराउंड करना चाहते हो, तो वहां पर काफी दुविधाएं, काफी मसाइल खड़े हो जाते हैं। वरना निवेशक जो चाहता है कि कल अपने मकान में किसी को रेंट पर, किराए पर देके रेंटल इनकम अर्न करे, ये तो बिल्कुल कानूनी तरीके हैं और इस पर कोई आपत्ति कभी कोई नहीं जताएगा। केवल मसला आता है जब आप इसको सिर्फ और सिर्फ दाम बढ़ाकर अपना एग्जिट पाने के लिए कोशिश में लग जाते हो, तो वो इन्वेस्टर वो थोड़ा सा मसला क्रिएट करना शुरू करता है, और जब वो चीज बहुत फैल जाती है तो सारी इंडस्ट्री की धज्जियां बिखर जाती हैं। तो मसला, आपका सवाल है कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। इसके लिए चंद डेवलपर्स ने, जो अच्छे किस्म के डेवलपर हैं जो इस चीज को मना करते हैं, उन्होंने चंद एक कदम उठाए हैं। पहली चीज तो ये देखना चाहते हैं कि आप फर्दन आप अपने नाम पर कितने मकान खरीद रहे हो, अपने फैमिली के नाम पर कितने ले रहे हो। ऐसा ना हो कि आप जरूरत शायद आपको एक ही मकान की हो लेकिन आप 8-10 मकान खरीद रहे हो। और ये चीज अक्सर देखी जाती है कि कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम हमारे सामने आ जाता है कि जो बोरीवली में 5 मकान खरीद रहे हैं, दहीसर में 5 मकान खरीद रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ रहना नहीं चाहते, केवल निवेश के तौर पर ले रहे हैं। उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो ओवरनाइट टर्न अराउंड है तो वहां पर दिक्कत है। और जैसा कि आपने बताया, एक महाराष्ट्र में तो ये चीज लागू है कि अगर आपने मकान खरीदा है, अपने 10% के ऊपर अगर आपने जो अमाउंट है वो एक्सचेंज हो गया है बायर सेलर के दरमियान, तो 60 दिनों के अंदर आपको रजिस्टर करवाना आवश्यक है वो मकान। जो चीज आपने बताया, नॉर्थ में कई सारे रियासतों में चीज नहीं देखी जाती। तो जरूरत इस बात की भी है कि एक तरह के रूल्स सारे ही मुल्क में बनाए जाए और उसमें इस चीज पर खास तौर से ध्यान दिया जाए कि एग्जिट कैसा हो रहा है। अगर ओवरनाइट, अगर किसी मजबूरी के कारण कोई मकान बेचना चाह रहा है, बच्ची की शादी हो रही हो, बच्चों को एजुकेशन के लिए मनी की जरूरत हो, तो वो लिक्विडिटी अलग है। लेकिन केवल इन्वेस्टर और सटोरियों की तरह रियल एस्टेट को ना ट्रीट किया जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। जी विराग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और आजकल जो कई बार दावे आते हैं कि हमने एक दिन में इतना बेच दिया, एक हफ्ते में पूरा बेच दिया, मुझे लगता है उसके पीछे भी इसी तरह की एक्टिविटी रहती है जहां एक्चुअल कुछ बिकता नहीं है लेकिन कुछ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर, क्योंकि कोर्ट भी वर्ड यूज कर रहा है, इन्वेस्टर नहीं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर। विराग साहब, देखिए, वो निवेशक वाले मसले में जाएंगे तो वो खतरनाक बिंदु है, क्योंकि उसके 3 पहलू हैं। पहला ये कि वो सटोरियों की वजह से जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं वो एक बिंदु है। दूसरा, जो अच्छे निवेशक हैं वो फंडिंग लेकर के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल्डरों को फंड नहीं मिलते हैं तो निवेशक फंड लेकर के भी आते हैं। और तीसरा इस बात का है कि निवेशकों को रजिस्ट्रेशन की बाध्यता कब हो, उसके लिए इस फैसले में कहा गया है कि 20% पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन की जरूरत होनी चाहिए। जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 10% का नियम है। मुझे लग रहा है निवेशक और जेन्युइन बायर्स की अगर डिस्कशन में जाएंगे तो फैसले का जो सारांश है, जो फैसले की आत्मा है, वो खत्म हो जाएगी। फैसले का मुख्य बिंदु ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने मकान खरीदा और बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार हुआ, बिल्डर भाग गया, बिल्डर इंसॉल्वेंसी में है, तो जेन्युइन आदमी की रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए फंड की जरूरत है। फंड कौन देगा, और फंड देने में क्या फंडामेंटल राइट लोगों का अधिकार है कि सरकार से बोलें कि बिल्डर ने धोखा दिया और अब फंड आप हमको दें, क्योंकि बिल्डरों की धोखाधड़ी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी और बीएनएस में अनेक सारे कानून हैं। तो अल्टीमेट सवाल इस बात का आएगा कि बिल्डरों की धोखाधड़ी के शिकार ग्राहकों को फंडामेंटल राइट के तहत
कौन राहत दे, कैसे राहत दे, उसका मैकेनिज्म कैसे हो। मुझे लग रहा है उस दिशा में ये फैसला एक अच्छी शुरुआत है। आगे चलकर केंद्र, क्योंकि विषय राज्यों और केंद्र का दोनों को जुड़ा हुआ है, और अभी इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात आई थी, जिसमें कहा गया था कि पूरे देश भर में इसको लागू किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, जिस प्रश्न का जवाब एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से आया है, किसी पीआईएल से नहीं आया है। और पीआईएल में होता तो वो बाध्यकारी होता, राज्यों का पक्ष भी सुना नहीं गया है, कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो और ये उम्मीद करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक चीफ जस्टिस ने बात बोला था कि सिर्फ एनसीआर को सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं मानना चाहिए, एलीट जुरिस्डिक्शन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूरे देश में अमल होना चाहिए। तो छोटी छोटी जगहों पर भी जो बायर्स हैं उनको राहत मिले इस फैसले के बाद, ये उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ने एक और बात कही कि रियल एस्टेट को एक रिफॉर्म की जरूरत है। तो अब रिफॉर्म अगर अभी भी जरूरत है तो फिर रेरा क्या हुआ या दूसरी चीजें क्या हुई? तो क्या ये जो रिफॉर्म किए गए थे ये प्रभावी नहीं हैं या इनके असर अभी हमें आने हुए देखने हैं, या ये जो मसले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो कहते हैं कि बैंक और बिल्डर का नेक्सस है, चाहे बिल्डर या एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर का नेक्सस है, ये थोड़े पुराने मामले भी हैं जो 2015 या उससे भी पहले के होते थे। क्या वो गंदगी अभी तक हम साफ कर रहे हैं और अब वो निकलकर सामने आ रही है, इसलिए सारी बात हो रही है? तो ये 2-3 मुद्दे रहेंगे जिस पर बात करेंगे इस छोटे